किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अपने फाइनेंशियल डाटा, जीएसटी कंप्लायंस और टैक्स लेजर को बिना किसी गलती के मैनेज करना। अगर देखो फिर आज हम ये क्लास में क्या करेंगे, ये सब काम करेंगे, ठीक है, इसको मैनेज करना सीखेंगे। अगर आपको भी ये समस्या आती है जैसे एक्सेल शीट और टैक्स कैलकुलेशन की गड़बड़ियाँ और परेशानियाँ, या आपने तो ये क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है, इसको अच्छे से करना, ठीक है ना। आज हम पाइथन की सबसे पावरफुल लाइब्रेरी पांडास और नमपाई का यूज कर रहे हैं। ध्यान रखना, किसका? पांडास और नमपाई का यूज करके एक एडवांस लाइव और एंटरप्राइज जीएसटीआरपी इंजन तैयार करने वाले हैं, ठीक है ना। इस सिंगल पाइथन प्रोग्राम के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे रियल टाइम में B2B और B2C सेल्स को के इंगेज किया जाता है, कैसे ऑटोमेटिक डायनामिक होम स्टेट टैक्स रूटिंग और CGST, SGST, IGST कैलकुलेट होती है, और कैसे बिना डाटा लॉस के एडवांस टैक्स वेक्टर एनालाइज और पाइवट टेबल जनरेट की जाती है। तो इस क्लास के बाद आप डाटा को सिर्फ मैनेज करना नहीं सीखोगे, बल्कि इसे एक कॉर्पोरेट ऑडिट लेवल और एनालाइज करना सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के चलो फिर करते हैं स्टार्ट। इंपोर्ट pandas as PD, import numpy as NP from date time, import date time, import pandas as PD डाटा को टेबल, रो और कॉलम के रूप में मैनेज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए pandas लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया गया है, ठीक है ना। बताया था जब pandas स्टार्ट करवाया था, ठीक है, रो और कॉलम, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? इंपोर्ट numpy, इसका मतलब क्या है? कैलकुलेशन, ठीक है। जो नंबर है उनके ऑपरेशन के लिए numpy को इंपोर्ट किया गया है। नंबर की जो कैलकुलेशन करनी है वो numpy के थ्रू करेंगे, समझ के बाद। उसके बाद क्या है? डेट एंड टाइम से हम चाहते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम की जो लाइव डेट चल रही है ना, उसका उपयोग हो, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर दिखाई दे हमारे प्रोग्राम के अंदर। और अगर चाहो तो आप कस्टम भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, दोनों के ऑप्शन रखेंगे इस प्रोग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा होम स्टेट कोड 07 दिल्ली के लिए और महाराष्ट्र के लिए एग्जांपल 27, समझ गए। अब इसमें हमने जो सेट किया है, दिल्ली का जीएसटी स्टेट कोड है 07 और महाराष्ट्र का क्या है? 27, ठीक है, समझ आ गई बात। उसके बाद क्या है? कॉलम्स। अब ये क्या है? ये एक लिस्ट है जो हमारे लेजर के सभी कॉलम के नाम तय करेगी, जैसे बिल नंबर, ग्राहक का नाम, कस्टमर का नाम, ठीक है, समझ गए, ठीक। अब इस पे क्या लिखा है हमने? फिनिशियल रिकॉर्ड में ये हमने डमी क्या डाले हैं? डमी जीएसटी नंबर डाला है, ठीक है, इंडस्ट्री नाम डाला है, डे डाला है ना, कि B2B है या B2C डाटा है वो डाला हुआ है, समझ गए। अब इसके अंदर हमने 4 डमी बिलों के एकदम सटीक डाटा बिल्कुल सही से भरा गया है, ताकि प्रोग्राम शुरू होने के लिए, टेस्टिंग के लिए डाटा पहले से हमारे पास हो, समझ के बाद। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट है हमारा ERP, इंटरेक्ट लाइव लूप, ठीक है। अच्छा ये वाला देखो, यहाँ पे क्या है? PD, यहाँ पे क्या किया है? ERP DF इक्वल डीप PD डाटा फ्रेम फिनिशियल रिकॉर्ड कॉलम। अब इसका मतलब क्या है? हमने PD डाटा फ्रेम ये फंक्शन ऊपर दी गई है, लिस्ट और कॉलम को मिलाकर एक प्रॉपर डेटाबेस टेबल ERP DF बना दिया गया, ठीक है। और DT डॉट स्टार्ट फ्रॉम टाइम, ठीक है, समझ गए। ये इनवॉइस की तारीख, डेट को YYMFDD, ठीक है, के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदल देगा, समझ के बाद। प्रिंट सक्सेस एडवांस ERP इंजन, स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करता है कि सिस्टम शुरू हो गया है और होम स्टेट कोड दिल्ली 07 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे क्या है? व्हाइल डू। अब यहाँ पे क्या किया है? ये इंफिनिटिव लूप है, इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम तब तक लगातार चलता रहेगा जब तक इसमें आप कंटिन्यू ऑप्शन मांगता रहेगा और हम डालते रहेंगे, और जब तक खुद बंद नहीं कर देते, समझ गए। जब तक खुद हम एग्जिट नहीं करेंगे तब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इसमें ये बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि इस पे जमाने से B2B आए या B2C आए, है ना, फिर लेजर आए, डाटा आए, है ना, पूरी रिपोर्ट आ जाए, तो ये इस तरह से दिया हुआ है, समझ के बाद। प्रिंट एंड इक्वल टू 60 का मतलब है प्रिंट एंटरप्राइज GST ERP सिस्टम टैक्स इंजन। ये स्क्रीन पर 1 से 7 तक
ऑप्शन को एक साफ और सही सुशील मेन्यू में प्रिंट करता रहेगा। फिर चॉइस इनपुट प्लीज सिलेक्ट ऑप्शन 1 to 7 स्ट्रिप। अब इसके आसपास के स्ट्रिप मतलब उसके आसपास के फालतू के स्पेस को हटा देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब इसके अंदर चेक करेगा कि कोई डुप्लीकेसी चेक करेगा कि कोई डुप्लीकेट तो नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, प्रिंट चॉइस इक्वल 1, ठीक है, समझ गए। तो प्रिंट एंड इनपुट इंगेस्टिंग न्यू सेल वाउचर, समझ गए। फिर टीआरवाई एरर का यूज किया, इसमें क्या, इन्वेंट्री नंबर इनपुट एंटर इनवॉइस नंबर, ठीक है, डेट दी हुई है, डेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, समझ गए बात। उसके बाद क्या है हमारा, रेज वैल्यू इनवॉइस खाली नहीं रखा जा सकता, ठीक है ना, किसी भी वैल्यू को खाली नहीं रखा जा सकता, ध्यान रखना, ठीक है। यूजर इनवॉइस मांगेगा, ठीक है। अगर यूजर बिना कुछ लिखे एंटर दबा दे तो क्या आएगा, एरर जनरेट कर देगा, लेकिन प्रोग्राम बंद नहीं होगा, समझ गए बात, क्योंकि यहां पे एरर का यूज किया इसलिए। समझ गए ना, इनवैलिड सेव ट्रांजैक्शन बताएगा ना, समझ गए। ये स्ट्रिप वाला स्पेस, गंदा स्पेस काटने के लिए। देखो कंटिन्यू का मतलब वो दोबारा से मेन मेन्यू में चला जाएगा, प्रोग्राम बंद नहीं होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है ना। जब हम रन करेंगे, जब तक हम खुद एग्जिट में कर लें तब तक वो चलता रहेगा। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग सेल टाइप इनपुट इक्वल इनपुट एंटर सेल टाइप प्रेस 1 B2B फॉर B2C प्रेस 2। नेक्स्ट हमारा क्या, रिसीवर इनपुट। और रिसीवर इनपुट का मतलब है ब्लॉग यूजर को आज की लाइव तारीख दिखाई देगी। अगर यूजर सीधे एंटर दबाता है तो सिस्टम की आज की तारीख ले ली जाती है। अगर कोई पुरानी डालनी है, चेक किया जाता है तो उसमें बाई MMDD या नहीं, समझ के बात, समझे ना, ठीक है। ये सारा क्या है, डेट के लिए है। इफ इज इंटरस्टेट CGST अमाउंट, SGST अमाउंट, IGST अमाउंट, टोटल टैक्स कैलकुलेटर, CGST अमाउंट राउंड, SGST अमाउंट राउंड, IGST अमाउंट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेट, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे GST की स्लैब्स है 0, 5, 12 सेस लेता है। इनमें कैलकुलेशन के लिए डेसिमल नंबर फ्लोट में बदल देगा। किसमें बदल देगा, फ्लोट में, समझ के बात। ठीक है ना। तो यहां पे क्या पूछेगा, टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, इनपुट यूजर से, ठीक है ना, टैक्सेबल GST का स्लैब पूछा जाएगा। फिर उसके बाद, ठीक है, जैसे 0, 5, 12, 18। फिर उसके बाद क्या होगा, सेस होगा अगर तो वो पूछा जाएगा। फिर उसके बाद स्टेट पूछी जाएगी, ठीक है, और ये सब आएंगे इसमें डेसिमल में, फ्लोट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, प्लेस मतलब स्टेट, जैसे ये दिल्ली या महाराष्ट्र, ठीक है ना, और इसमें स्ट्रिप दिया हुआ है, स्पेस को काटने के लिए यूज करते हैं। सीखा था ना पीछे, समझ आई। उसके बाद क्या नेक्स्ट हमारा, उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछेगा, RCM रिवर्स चार्ज के बारे में पूछेगा, ठीक है। पूछता है कि क्या इस बिल पर रिवर्स चार्ज लागू है। अगर इनपुट गलत हो तो डिफॉल्ट रूप से इसे नो मान लिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पूछेगा कि ये होम स्टेट है या इंटर स्टेट है, समझ के बात, ठीक है ना। यहाँ क्या किया, इफ इज इंटर स्टेट CGST अमाउंट, SGST अमाउंट, IGST अमाउंट, टोटल टैक्स कैलकुलेटर, एल्स CGST अमाउंट राउंड टैक्स टोटल कैलकुलेटर, SGST अमाउंट टोटल कैलकुलेटर, IGST अमाउंट, ठीक है ना।
क्या है, अगर इंटरेस्ट रेट ट्रू है, मतलब इस इंटरेस्ट रेट इक्वल ट्रू, तो सीजीएसटी एसजीएसटी को 0 करके पूरा टैक्स आईजीएसटी में डाल दिया जाता है, अगर माल दिल्ली के अंदर ही बिक रहा है तो, ठीक है। पर अगर माल राज्य से बाहर जा रहा है, एल्स, ठीक है ना, एल्स अगर माल दिल्ली से बाहर जा रहा है तो क्या होगा, 0 पूरा टैक्स आईजीएसटी में डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। समझ आगे बात नहीं आई। नेक्स्ट क्या हमारा, जीएसटी रूल इनवॉइस वैल्यू मस्ट बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट INR 1। ऊपर जो भी डिटेल कैलकुलेटेड हुई होगी तो उसका टैक्स का ब्रेकअप और फाइनल वैल्यू, बिल की वैल्यू दिखाई देती है इसके अंदर, ठीक है ना। समझ गए बात। नेक्स्ट क्या आ गया, न्यू ट्रांजैक्शन इक्वल PD डॉट डाटा फ्रेम। इसका मतलब है कि सभी नए इनपुट और कैलकुलेशन को मिलाकर एक रो का नया छोटा डाटा फ्रेम तैयार करेगा। समझ गए बात, एक और नया डाटा फ्रेम तैयार होगा। समझ गए ना बात, इन लाइन का मतलब। देखो इस लाइन का मतलब है ERP DF इक्वल DF कॉन्कैटिनेट कर देगा ये, इग्नोर इंडेक्स इक्वल ट्रू। इस नई रो को कॉन्कैटिनेट फंक्शन की मदद से हमारे पुराने मुख्य जो ऊपर हमने लेजर बनाए थे ERP अंडरस्कोर DF के सबसे नीचे पक्के तौर पर जोड़ देगा, मतलब उसको कॉन्कैटिनेट कर देगा, कंबाइन कर देगा, ठीक है। और अगर यूजर कहीं भी कोई गलती करता है तो क्या करेगा, यूजर इनपुट में कोई भी गलती करता है तो प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाएगा। ये वाली लाइन सिखाया था ना पीछे, एरर कि क्रैश होने से बचाता है। ये क्या करेगा, एरर मैसेज दिखाएगा और वापस मेन्यू में ले जाएगा, जो मेन मेन्यू होगा वहीं पे लेके चला जाएगा ये, ठीक है ना। ये तो आते ही आपको बहुत अच्छे से है ना, एरर के प्रोग्राम तो बहुत दबा के किए थे आपने, ये थे ना, समझ आ गया ये। सेव मास्टर लेजर ड्यू टू इन प्लेस, elif choice equal to print audit display active ledger master matrix if ERP DF dot empathy, print main ledger is currently empathy, else executing display pipeline without altering the original database, print view DF dot to string index false। देखो ये चेक करेगा कि लेजर खाली तो नहीं है, अगर डाटा है तो व्यू DF ERP DF dot कॉपी करके असली डाटाबेस को प्रोटेक्ट करते हुए उसकी एक डमी कॉपी बनाता है और इसे बिना इंडेक्स नंबर के स्क्रीन पर साफ साफ प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। हाँ बस इतना सा काम है इसका। elif choice equal 3 print analytics triggering advanced text vector engines, print matrix to compile report PRY state pivot ERP DF dot pivot table value CGST SGST IGST place fly। अब देखो इसका सीधा सा मतलब है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एरर है नीचे तो फिर वही एरर आ गई, ऊपर का समझ लो आप। इसका मतलब है कि ये पूरे लेजर का ऑटोमेटिक ऑडिट करता है और ये हर स्टेट, प्लेस ऑफ सप्लाई और रिकॉर्ड टाइप B2B या B2C के आधार पर CGST SGST और IGST का कुल जोड़ सब निकालकर स्क्रीन पर एक स्मार्ट अच्छा ग्रिड मैट्रिक्स समरी दिखा देता है, ठीक है ना। मैट्रिक्स तो पता है ना, नंपाई में किया था। ERP अंडरस्कोर DF डॉट टू CSV लाइव इंटीग्रेटेड ERP रिपोर्टर CSV इंडेक्स फॉल्स, ठीक है। प्रिंट सिस्टम इंजन शटिंग डाउन ब्रेक एक्सेप्ट एक्सेप्शन, फिर एरर आ गई। देखो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो इंटीग्रेटेड अंडरस्कोर ERP जो रिपोर्ट है इंडेक्स में फॉल्स, ये आपके पूरे लाइव लेजर को कंप्यूटर हार्ड डिस्क में एक्सेल स्पोर्ट डॉट CSV में, इसको फिर आप एक्सेल में भी ओपन कर पाओ कि रूम में हमेशा के लिए सेव कर दे, ठीक है ना। समझ गए बात, हाँ इसका यही मतलब है। नेक्स्ट elif choice equal 5 print B2B underscore DF equal ERP DF record type B2B if B2B underscore DF dot empathy print not B2B transaction available in active matrix else print B2B DF do string index false। यहाँ पे क्या किया हमने, फिल्टर का यूज किया है। ये डाटाबेस पर एक फिल्टर लगाएगा और ये केवल ये ओनली वही डाटाबेस अलग करता है जो बिजनेस टू बिजनेस B2B हुए हैं। GSTR 1 रिटर्न करते बढ़ते समय इनकी सीधी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, B2C elif choice इक्वल 6 प्रिंट क्या करेगा, फिल्टर लगाएगा ये भी B2C को, B2C DF इक्वल ERP अंडरस्कोर DF रिकॉर्ड टाइप B2C if B2C DF डॉट empathy। तो ऊपर वाले की तरह ऑप्शन 5 की तरह ये भी क्या करेगा, फिल्टर का यूज करेगा, ठीक है। और फिल्टर लगाकर ओनली आम रिटेल
मतलब जो रिटेलर होंगे जिनका जीएसटी नंबर नहीं होगा, B2C के बिलों की लिस्ट स्क्रीन पर दिखा देगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन 7 एंड लास्ट ऑप्शन, एलिफ चॉइस इक्वल 7 प्रिंट if ERP DF dot empathy print system ledger has zero matrix value, else summary equal ERP DF dot group by print summary round 2। देखो इसका मतलब क्या है, ये क्या करेगा, रिकॉर्ड को सम करेगा और पूरे डाटा को दो ग्रुप्स में B2B और B2C में बांट देगा, दोनों को अलग अलग टोटल टर्नओवर, टैक्सेबल वैल्यू और अलग अलग कलेक्शन, ठीक है, CGST SGST IGST ग्रैंड टोटल क्लिक करके दिखा देगा। ठीक है ना, और एल्स इनवैलिड, अगर यूजर 1 से 7 के अलावा, अगर यूजर मतलब कोई क्या करेगा, 1 से 7 के अलावा कोई और बटन दबाता है तो क्या करेगा, वो आपको वार्न करेगा और क्या बोलेगा कि बिल्कुल सही, कोई सही मेनू दबाएं और सही ऑप्शन चुने। ठीक है, अब करते हैं इसको रन, तो रन करते ही क्या आ जाएंगे, 1 से 7 तक के ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले मैंने लिया फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में जाकर एंटर किया। अब ये क्या पूछ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में ये क्या पूछ रहा है कि इसका इनवॉइस नंबर डालें, 1 2 3 4 डाल दिया, एंटर किया। अब ये पूछ रहा है कि B2B या B2C, तो मैंने कहा मुझे फर्स्ट ऑप्शन लेना है, B2B वाला, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको GST नंबर डालना है, आपको क्या करना है, GST नंबर डालना है। ठीक है, तो GST नंबर डालना है, GST नंबर डालते ही क्या करना है, एंटर करूंगा तो क्या आएगा, कस्टमर का नाम पूछेगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने हीरा लाल, एंटर कर दिया। फिर यहाँ पे क्या पूछेगा, डेट पूछेगा। ठीक है, और ये सिस्टम की डेट, करंट सिस्टम डेट ये है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू तो डाली नहीं यार, चलो। इसी तरह से नेक्स्ट ले लिया मैंने B2C, क्या लिया, यहाँ पे 2 ऑप्शन लिया मैंने B2C वाला, और यहाँ पे कस्टमर का लिख दिया कामना, कामाना। ठीक है, एंटर करेंगे तो सिस्टम की डेट ही आएगी। फिर यहाँ पे हमने उस पर अमाउंट नहीं डाला था, किसपे, ऊपर वाले पे, यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट डाल दो, एंटर कर दिया। फिर यहाँ पे GST की स्लैब रेट डालो, तो हमने कहा 5%, एंटर कर दिया। फिर एंटर सेस अमाउंट डालो, एंटर कर दो 0। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे 3 नंबर चुनो, यहाँ से 3 नंबर पे क्लिक कर दिया, इस तरह से रिपोर्ट आ गई। फिर नेक्स्ट क्या है, 4 के लिए सेव और एग्जैक्टिंग, यहाँ से 4 नंबर टाइप कर दिया हमने और एंटर कर दिया। ठीक है, मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा B2B देखना है, जब B2C देखना है तो 5 दबाइए आप, 5 दबाइए, सॉरी सॉरी 4 नंबर पे एग्जिट का था, फिर दोबारा से करो इसको, 5 पे क्लिक किया तो इस तरह से रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है ना, 5 नंबर पे B2B लेजर रिपोर्ट, 6 नंबर में क्या है, फिर B26, यहाँ पे 6 नंबर पे टाइप कर दिया तो B2C आएगी। ठीक है, और व्यू सेगमेंट समरी 7 में करेंगे तो B2B BS B2C टोटल स्प्लिट। ठीक है, B2B की है और यहाँ पे क्या है, ये वाली B2C की है। समझ आ गई बात, तो इस तरह से आप चला के देख सकते हो। दोबारा मुझे एग्जिट करना है, जैसे मैंने बीच में गलती से एग्जिट कर दिया था, तो यहाँ से क्या दबाऊंगा मैं, 4 दबाऊंगा, 4। ठीक है, समझ आ गया, प्रोग्राम वही है लेकिन इसके अंदर B2B और B2C के बहुत सारे डमी डाटा हमने ऐड कर दिए 40। ठीक है, तो इसको भी अगर आपको रन करके देखना है तो देखो वैसे दिखेगा। इसकी भी रिपोर्ट देखनी है, मैंने कहा मुझे 5 नंबर देखना है खाली B2B का। इस तरह से ये देखो B2B का पूरा डाटा दिखाई देगा आपको। फिर इस तरह से B2C का देखना है, क्या करना है, B2C का देखना है तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे 6 नंबर दबाना है हमने। क्या दबाना है, 6 नंबर, तो खाली B2C का दिखेगा। ठीक है, 6 नंबर दबाओ पहले, ये देखो लाइन आ रही है 82, ये B2C का आ गया। ठीक है, पूरा डाटा आप एक्सेल में देख सकते हो, समझ गए ना, पूरा डाटा एक्सेल में सेव हो जाएगा, पता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कर लोगे। चलो फिर करो, ज़्यादा लंबा हो जाएगा मामला। क्लास कितना हो गया, 1 घंटा तो हो गया, 1.5 घंटा करते करते।